Good morning, dear student. Welcome to my YouTube channel, Social Science Worksheet number 34. Today's topic, Rise of Nationalism in Europe. वर्कशीट को पूरी तरीके से समझने के लिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरे देखें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आज का टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और इस चैप्टर नंबर 1 में ये चौथी वर्कशीट है जो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। और इस वर्कशीट को स्टडी करने से पहले हम लोग पिछली वर्कशीट पे थोड़ी नज़र डालते हैं। पिछले वर्कशीट में हम लोगों ने 1815 के बाद जो भी घटनाएं घटी थी यूरोप में, उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। 1815 की वियना की संधि की विशेषताएं, फिर उसके बाद हम लोगों ने ड्यूक मेटरनिख और जूसेपे मैस्सिनी के बारे में स्टडी किया था। यह चैप्टर देखा जाए तो थोड़ा बड़ा है, और आज हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड चौथा वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। आज के वर्कशीट का जो मुख्य टॉपिक है वो है जर्मनी का एकीकरण। फिर उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे इटली के एकीकरण के बारे में। फिर जर्मनी और इटली के एकीकरण के आरंभ करने से पहले हम लोग जर्मनी के एकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे कि जर्मनी में एकीकरण की प्रक्रिया कैसे और किन परिस्थितियों में होती है। तो जैसा कि आप लोगों के सामने एक बॉक्स बना है, और ये आपको बॉक्स ड्रॉ करना है अपने वर्कशीट पर। प्रश्न को हल करने से पहले अपने इस बॉक्स को ज़रूर ड्रॉ करें, क्योंकि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या है, या जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में बताइए, ये प्रश्न आ सकता है। कि 1848 के बाद क्या होता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने लगा था। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने, जो कंजर्वेटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। यद्यपि मध्यम वर्गीय जो जर्मन लोग थे, उन्होंने 1848 में यद्यपि मध्यम वर्गीय जो जर्मन लोग थे, उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो इस प्रयास में असफल होते हैं, क्योंकि राजशाही और फौजी दोनों मिलकर उनकी जब ताकत मिल जाती है और वो अपनी ताकत को बढ़ा देते हैं, तो जितने भी जो लोग राष्ट्र और राज्य बनाने का प्रयास करते हैं उनको दबा दिया जाता है। मतलब उनके जितने भी प्रयास थे उसको रोक दिया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि प्रसा, जो जर्मनी का हिस्सा था, जो प्रूसिया या प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यूरोप के मैप में, ये जर्मनी का जो वाइट वाला जो पोर्शन बनाया गया है, एरो वाला, ये जर्मनी का पूरा भूभाग है। ये वर्तमान समय का भूभाग है। प्राचीन समय में जर्मनी कुछ इस तरह से कई भूभागों में बटा हुआ था। और पहले हम जर्मनी का जब एकीकरण प्रारंभ करेंगे, तो जर्मनी के एकीकरण प्रारंभ करने से पहले हम 1866 से पहले का जर्मनी का मैप देख लेते हैं। ये 1866 से पहले 1866 से पहले का ये जर्मनी का मैप है, जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट या हम डायनेस्टी स्टेट जो बोल सकते हैं, अलग अलग साम्राज्य में ये बटा हुआ भूभाग है।
तो जो जर्मनी था, जर्मनी का एकीकरण जो प्रारंभ हुआ था 1866 टू 1871, यानी 1871 में जर्मनी एकीकृत हो गया। उससे पहले जर्मनी विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बटा हुआ था और उस पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था। यानी ऑस्ट्रिया जो उसका पड़ोसी देश था, ऑस्ट्रिया का जो ड्यूक मेटरनिक था, जिसमें आपने पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा था, ऑस्ट्रिया ने क्या किया था कि लगभग जर्मनी के आधे से ज़्यादा हिस्सों पर कब्जा जमा लिया था। और इसमें क्या किया था कि नेपोलियन जो प्रारंभ में था, नेपोलियन ने साम्राज्यवादी विस्तार करते हुए जर्मनी राज्यों पर नियंत्रण किया। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा कि राजनीतिक प्रशासनिक एकता कायम होने लगी जर्मनी में। और नेपोलियन के पतन के बाद वियना व्यवस्था ने, जो वियना था, ऑस्ट्रिया था, यानी ऑस्ट्रिया की जो राजधानी वियना है, वियना व्यवस्था ने जर्मनी के जो राज्य थे उनको पुनः विभिन्न भौगोलिक इकाइयों में बांटकर अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे। और इन क्षेत्रों पर मेटरनिक की कार्लसवाद की घोषणा लागू हुई, जिसके तहत राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता जैसे जनतांत्रिक मूल्यों पर अंकुश लगाया गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जर्मनी राज्यों पर, जितने भी जर्मन के राज्य थे, छोटे छोटे जो राज्य थे, उस पर ऑस्ट्रिया पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब ऑस्ट्रिया जब पुनः अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया तो उसके बाद क्या होता है कि जर्मन के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती है। जर्मनी के लोग भी चाहते हैं कि हम एक ऐसे राष्ट्र में रहें जो ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व में ना हो, हमारा खुद का अपना स्वयं का राष्ट्र हो। तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में क्या क्या जो सहायक तत्व थे, जर्मनी को एकीकृत करने के लिए कौन कौन से ऐसे सहायक तत्व थे जो जर्मनी को एकता के सूत्र में बांधा। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो आता है कि फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन। फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन। अच्छी बात ये रही कि नेपोलियन तो बेचारा 1815 के वाटरलू के युद्ध में मारा गया, लेकिन उस नेपोलियन ने जर्मन के जब राज्यों पर में भी फ्रांसीसी क्रांति की राष्ट्रवादी भावना का प्रसार किया। नेपोलियन जाते जाते जर्मनी के राज्यों में भी फ्रांसीसी क्रांति की राष्ट्रवादी भावना का प्रसार किया, किंतु दूसरी तरफ जब उसने राइन भूमि पर फ्रांसीसी नियंत्रण कायम किया तो जर्मनी की जो जनता थी वो उग्र हो गई और राष्ट्रवाद भी उग्र हो गया। यानी जर्मन लोग ये नहीं चाहते थे कि कोई विदेशी व्यक्ति हमारे भूभाग पे ज़मीन पर कब्जा करे, जिससे वो लोग नाराज हो गए। और कहीं न कहीं फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन जर्मनी को एकीकृत करने में, यूनिफिकेशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसलिए पहला जो पॉइंट है फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन का जर्मनी के एकीकरण में भी योगदान रहा। दूसरा जो मुख्य पॉइंट था वो है कि जो जाल्वेराइन जो थे, जाल्वेराइन यानी एक तरह से कर लेने वाला एक संगठन था, संघ था, चुंगी संघ था। ये क्या करते थे कि जाल्वेराइन जो होते थे ये एक जर्मन शुल्क संघ था। ये 1834 में स्थापित किया गया और इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। ये एक अच्छी बात है। तभी क्या हुआ कि जर्मन के जो जर्मन लोग थे उनके मन में एक राष्ट्रवाद की भावना भी पैदा हुई। और तो और एक तरह से देखा जाए तो जब राज्यों के बीच में जो शुल्क लगता था, जो शुल्क का अवरोध था, उसको जब समाप्त कर दिया गया तो मुद्राओं की जो संख्या जो थी, अलग अलग राज्य की अलग अलग मुद्रा थी। तो जो अलग अलग मुद्रा थी तो उन्होंने क्या किया, जाल्वेराइन ने क्या किया कि जो 30 मुद्राएं थी, जो 30 अलग अलग राज्यों में चलती थी, उसको घटाकर 2 कर दिया। इससे क्या हुआ कि यह एक तरह से उनके बीच में एक आर्थिक एकीकरण का भावना पैदा हुआ।
जर्मनी के एकीकरण में जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वो बिस्मार्क द्वारा लौह और रक्त की नीति थी, यानी ब्लड एंड आयरन। और इसके अंतर्गत बिस्मार्क ने क्या किया कि बिस्मार्क ने ये बोला कि हाथ पर हाथ रख के बैठने से हम जर्मनी को एकीकृत नहीं कर सकते हैं। तो उसने कहा कि लौह और रक्त और लौह की नीति अपनाइए। यानी इसमें क्या है कि रक्त और लौह की नीति अर्थात युद्ध के माध्यम से डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित कर एकीकरण का मार्ग पूरा किया। चौथा जो जर्मनी के एकीकरण में सहायक जो तत्व था वो था पूंजीवादी वर्ग की भूमिका। पूंजीवादी वर्ग जो थे वो कहीं न कहीं औद्योगिक विकास में बहुत योगदान दिए, और उनके योगदान से क्या हुआ कि इंग्लैंड के समान ही जर्मनी में भी आर्थिक लाभ की प्राप्ति होने लगे, और इससे क्या हुआ कि उपनिवेश आर्थिक लाभ भी प्राप्त करने लगा। इससे जर्मनी एकीकृत होकर शक्तिशाली बने, इसलिए पूंजीपति वर्ग ने एकीकरण का समर्थन किया। पांचवा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है बौद्धिक वर्ग की भूमिका। हीगल नाम का एक दार्शनिक जो विचारक भी थे, दार्शनिक विचारक थे, उन्होंने क्या किया कि जर्मनी को एकीकृत करने के लिए आधार तैयार किया, और हीगल ने ही सबसे पहले राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत दिया। इसी से प्रेरित होकर बिस्मार्क एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ा। यानी बिस्मार्क जो आपके सामने जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो बिस्मार्क की है, और बिस्मार्क कहीं न कहीं हीगल के विचारों से ज़्यादा प्रभावित था, और इसीलिए जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने हीगल के विचारों को अपनाया। लास्ट पॉइंट है कोयला, लोहे तथा रेलवे का विकास। कोयला और लोहा ने जर्मनी के एकीकरण का एक भौतिक आधार तैयार किया। देखा जाए तो कोयला एवं लोहा आर्थिक औद्योगिक विकास के आधारभूत तत्व हैं। यानी हम अगर कोयला और लोहा को हटा दें तो कहीं भी आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। जर्मनी में भी ऐसे हुआ, वहाँ पे कोयला और लोहे के माध्यम से आर्थिक औद्योगिक विकास तेजी से हुआ। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रसा में कोयला एवं लोहा की खानें बहुत मौजूद थी, अतः यूरोप में हो रहे औद्योगिकरण से प्रेरित होकर वहाँ भी औद्योगिक विकास शुरू हुआ। परिवहन साधनों का मशीनीकरण हुआ, परिवहन साधन धीरे धीरे मशीनीकृत होने लगे, और उसी मशीनीकृत होने के क्रम में रेलवे का विकास हुआ। आपको भी मालूम होना चाहिए कि भारत में भी ऐसे ही मशीनीकरण के बाद रेलवे का विकास होने से भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना तेजी से पनपी। अंग्रेजों के प्रति गुस्सा भी कहीं न कहीं बढ़ाने में रेलवे का भी एक महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण योगदान है। रेलवे के माध्यम से ही जर्मन के प्रमुख क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ते गए, और परिणाम स्वरूप आवागमन आसान हुआ, सामाजिक गतिशीलता बढ़ी। इस तरह से लोगों के राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित होने का अवसर मिला। रेलवे ने प्राकृतिक भौगोलिक बाधाओं को दूर कर एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। ये तो रहा जर्मनी का एकीकरण, यानी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब हम ठीक उसी प्रकार से इसके पड़ोसी देश इटली में भी ऐसे ही होता है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण को देखने के लिए हम सबसे पहले इटली के एक मानचित्र को देखते हैं, जिसमें ये अभी वर्तमान का मानचित्र है, कि जिसमें आप देख रहे हैं कि जो ये येलो कलर का पूरा एरिया है ये इटली का है, ये प्रेजेंट टाइम का मैप है। और पहले की तुलना में देखा जाए तो पहले 1815 में इटली का मैप देखिए, ये इटली कम से कम 7 राज्यों में बटा हुआ था। 7 राज्यों में बटे होने से इटली प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य का एक केंद्र था, और इसलिए रोमन साम्राज्य के गौरव के चिन्ह यहाँ मौजूद थे।
जो इटली वासियों को प्रेरित करते थे। आगे चलकर जब रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ, यानी रोमन साम्राज्य जब इटली से खत्म हो गया, तो यह अनेक भौगोलिक इकाइयों में बट गया। और इसी चीज को देखते हुए मेटरनिख ने इटली को महज भौगोलिक अभिव्यक्ति कहता था, अर्थात विभिन्न इकाइयों में बटे हुए इटली के क्षेत्रों पर विभिन्न राजवंशों एवं यूरोपीय शक्तियों का अधिकार था। इटली के कई भागों में बटे होने से सबसे उनकी कमी ये रही कि वहाँ के निवासियों में एकता नहीं थी, बिल्कुल एकता नहीं थी। और इटली को महज भौगोलिक अभिव्यक्ति कहना तार्किक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ विभिन्न इकाइयों में बटे होने के बावजूद वहाँ के निवासी एक समान भाषा, रीति रिवाज और संस्कृति से युक्त थे। यही वजह है कि इटली का एकीकरण भी तेजी से हुआ। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इटली का एकीकरण 1859 से 1870 तक हुआ और इटली प्रारंभ में 7 राज्यों में बटा हुआ था। 7 राज्यों को मैंने आपको मानचित्र में दिखा दिया था, फिर से दोबारा से दिखा दे रहा हूँ। ये आपके 7 अलग अलग राज्य हैं जो अलग अलग कलर में प्रदर्शित किए गए हैं, और 7 राज्य अलग अलग साम्राज्य के उदाहरण थे, यानी अलग अलग राजाओं द्वारा शासन किया जाता था। उसके बाद इटली का एकीकरण पढ़ने से हम लोग पहले देखते हैं कि इटली के एकीकरण में ऐसे कौन कौन से सहायक तत्व थे जो इटली को एकजुट किए। इटली के एकीकरण में सहायक तत्व थे, उनमें पहला जो था वो फ्रांस की क्रांति एवं नेपोलियन। जर्मनी की तरह यहाँ भी फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन ने इटली को यूनिफिकेशन होने में बहुत ही बड़ा सहयोग दिया। यानी इटली के एकीकरण में कहीं न कहीं फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन का मुख्य योगदान था। नेपोलियन ने जब इटली का प्रयोग एक उपनिवेश की भांति करना शुरू किया और इटली के संसाधनों एवं महत्वपूर्ण कलाकृतियों को फ्रांस ले आया, तो इटली वासियों ने नेपोलियन के विरुद्ध एकजुट होकर राष्ट्रवादी प्रक्रिया व्यक्त की। अब स्वाभाविक सी बात है कि किसी भी एक देश से अगर संसाधनों को हम दूसरे देश में ले जाएंगे तो वहाँ के लोगों के प्रति गुस्सा बढ़ेगा। जैसा कि आपको उदाहरण के लिए मैं बता दूं, भारत से जब संसाधनों को बेतरतीब तरीकों से अंग्रेजों द्वारा ले जाया गया तो कई भारतीय लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया और इस विरोध के फलस्वरूप भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना भी पैदा हुई। इटली के एकीकरण में जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सहायक तत्व था वो था कार्बोनरी संस्था। कार्बोनरी संस्था जो थी, कार्बोनरी संस्था का गठन 1810 में कोयला के मजदूरों ने मिलकर किया था। सबसे अच्छी बात है, मजदूरों ने मिलकर एक संगठन बनाया और यह एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी और इसकी शाखाएं इटली के विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई थी। तो इसका लक्ष्य था कि विदेशियों को इटली से बाहर निकालना, और इस तरह से मजदूरों द्वारा स्थापित संस्था में राष्ट्रीयता की भावना के विकास बढ़ती गए। अगला जो सहायक तत्व था वो जर्मनी के एकीकरण की तरह ही यहाँ भी कोयला और लोहे की भूमिका बहुत प्रमुख थी। कोयला और लोहा की देखा जाए तो इटली में कोयला और लोहा जैसे खनिज तत्व बहुत मौजूद थे। परिणाम स्वरूप भारी एवं आधारभूत उद्योगों का विकास हुआ और इसी क्रम में लौह उद्योग का विकास हुआ। इसलिए मशीनीकरण भी तेजी से हुआ और मशीनीकरण होने से परिवहन, यातायात के संसाधनों का विकास हुआ, रेलवे की विकास हुआ, रेलगाड़ियों की विकास हुआ और रेलवे के विकास के बाद इटली के कई क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ने लगे। सामाजिक गतिशीलता बढ़ने लगी। अब इस सामाजिक गतिशीलता बढ़ने से लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना भी मजबूत हुई। चौथा जो मुख्य सहायक तत्व था वो सांस्कृतिक एकता और लेखकों की भूमिका। इटली के कई लेखक और कवि राष्ट्रीयता की भावना को जागृत कर रहे थे लोगों में। अब आपने भी देखा था कि भारत में बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन के समय कवि, लेखक पत्र पत्रिकाओं, कविता के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करते थे राष्ट्रवाद के प्रति। ठीक उसी प्रकार इटली में भी वहाँ के लेखक और कवियों ने भी राष्ट्रवाद की भावना लोगों में
जागृत किया। सांस्कृतिक एकता के नज़र से देखा जाए तो इटली में भी एक भाषा, एक धर्म, रीति रिवाज और प्राचीन गौरव से एक दूसरे से जोड़ने वाले तत्व मौजूद थे और इसलिए इटली को इटली से जोड़ने वाला जो तत्व था यह एक सांस्कृतिक एकता का प्रतीक था और लोगों में एकजुटता तेजी से बढ़ने लगा। इटली के एकीकरण में पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण जो सहायक तत्व है जिसमें क्या है कि जुसेप्पे मैसिनी, जुसेप्पे गैरिबाल्डी और काबूर की भूमिका। जुसेप्पे मैसिनी जो था वो कहता था कि गणतंत्र की स्थापना हो इटली में और उसका जो शिष्य था जुसेप्पे गैरिबाल्डी था। तो जुसेप्पे मैजिनी ने 1831 में इटली में यंग इटली नामक राष्ट्रवादी संस्था की स्थापना की, जैसा कि हम पिछले वर्कशीट में भी पढ़े थे। तो यह जो संस्था क्या करती थी, इसके माध्यम से लोगों को एकीकरण करने के लिए प्रेरित किया जाता था और नौजवानों को हृदय में असीम शक्ति छिपी होती थी। ऐसा मैसिनी का मानना था कि युवा ही देश का मेरुदंड है, युवा ही देश का मुख्य आधार है। अगर युवाओं को हम क्रांति से जोड़ देंगे तो हाँ, इटली जल्दी से जल्दी एक राष्ट्र के रूप में मौजूद होगा, एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत होगा। और उसने किया कि युवाओं को नेतृत्व दिया और संस्था के माध्यम से मैजिनी ने इटली के एकीकरण को जितने भी आदर्श थे उनको सामने रखा, जिससे लोगों में देश प्रेम की भावना भी तेजी से बढ़ने लगी। नीचे दिया गया चित्र पहला जो है जुसेप्पे मैसिनी का और उसके बाद जुसेप्पे गैरिबाल्डी का और काबूर जो थे, ये इटली के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ये एक प्राचीन समय का जो इटली का मैप है, ये अंडर ऑस्ट्रियन कंट्रोल, जो ऊपर में जो ग्रीन हरा भाग देख रहे हैं यह ऑस्ट्रियन के कंट्रोल में था, ऑस्ट्रिया इस पे कब्जा था। बाकी ये पिंक वाला हिस्सा जो पिटमॉन्ट था, पिटमॉन्ट सेडिनिया, फिर उसके बाद बीच में जो पेपल्स स्टेट था, नेपल्स था, फिर उसके बाद रोम था, रोम पे जहाँ पोप का कब्जा था, पोप वहाँ पे रहते थे, आज भी रहते हैं। ईसाई धर्म गुरु के सबसे जो धार्मिक गुरु होते हैं पोप होते हैं। और उसके बाद तो हम लोग उसके बाद इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम देख रहे हैं कि इटली का एकीकरण एक लंबी प्रक्रिया थी और कहीं ना कहीं इसमें भी ये लोग सफल होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है काउंट कैमिलियो दे काबूर की, जिसने सार्डिनिया और पीडमांड का एक जो मंत्री था, इटली के प्रदेश को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। और यह न तो एक स्वयं क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। फ्रांस के साथ कई चतुर संधि के पीछे काबूर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया। जिस तरह से जर्मनी में बिस्मार्क ने डेनमार्क से युद्ध करके, ऑस्ट्रिया से युद्ध करके और फ्रांस से युद्ध करके इन तीनों राष्ट्रों को हराकर जर्मनी को एकीकृत किया, ठीक उसी प्रकार कहीं न कहीं इटली के एकीकरण में काउंट कैमिलियो द काबूर का मुख्य भूमिका था, जिसने सबसे पहले देखा जाए तो 1830 के दशक में उसने क्या करता है कि एकीकरण करने के लिए, इटली के एकीकरण करने के लिए कार्यक्रम बनाता है। और 1830 और 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल होते हैं, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता है और कहीं ना कहीं 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पिडमॉन्ट द्वारा एक चतुर कूटनीतिक संधि करके उसने ऑस्ट्रिया को हराते हुए वो ये जो भूभाग था, इलाका था, जो राज्य था पिडमॉन्ट और सार्डिनिया, उसको इटली में मिला लेता है। और 1861 में एमुलियन द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा बना दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है, पूरा होता है। जुसेप्पे गैरिबाल्डी भी यही सेम करते हैं। यह नियमित सेना का हिस्सा नहीं थे। ये इटली के एकीकरण में सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। यहाँ पे जो 2 सिसिली राज्यों की जो बात हो रही है,
कहीं ना कहीं इसमें आप मैप में देखिए, ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ये सिसिली का है, जो ये वाला है सिसिली का पार्ट, सबसे नीचे का जो येलो वाला पार्ट है सिसिली का पार्ट है, जिसको इटली में मिला लिया जाता है। फिर उसके बाद आज की जो वर्कशीट है उस पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। इटली के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए। इसमें निबंध लिखने के लिए बोल रहा है। अगर यह प्रश्न 5 नंबर में आता है तो इसको थोड़ा पॉइंट बढ़ाकर लिखिएगा। बाकी इस क्वेश्चन आंसर का पीपीटी और पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है, इटली के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए। इटली में एक तरफ तो बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य का शासन था, तो दूसरी तरफ कुछ हिस्सों में कई छोटे छोटे राज्य थे। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 प्रांतों में बटा हुआ था। जैसा कि आप लोगों ने मैप में देखा था, 7 अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था। उनमें से एक सार्डिनिया पिटमॉन पर किसी इटालियन राज परिवार का शासन था। उत्तरी भाग जो था ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग साम्राज्य के नियंत्रण में था। मध्य भाग पोप के शासन में और दक्षिणी भाग पर स्पेन के बारबोन राजाओं के नियंत्रण में था, यानी बारबोन राजाओं का शासन था। 1830 के दशक में जूसेppe मैज़िनी इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल होने के बावजूद भी 1859 में फ्रांस के सार्डिनिया पिडमॉन्ट प्रांत द्वारा चतुर कूटनीतिक संधि करके ऑस्ट्रिया को हरा दिया जाता है और 1861 में एमुरियल द्वितीय की एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया जाता है। इस प्रश्न को आप देखो तो आपका जो वर्कशीट है उस वर्कशीट में जो डायग्राम बनाया है उसके सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हो। अगर ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर में आता है तो इसके पॉइंट्स को थोड़ा बढ़ा देना। दूसरा प्रश्न है, एकीकृत जर्मन का राजा कौन बना? एकीकृत जर्मनी का राजा कौन बनता है? 1871 में केसर विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मनी का राजा घोषित किया गया। प्रश्न नंबर तीसरा है, जर्मनी के एकीकरण की विशेषताओं का वर्णन करिए। अब जर्मनी के एकीकरण का जो विशेषताएं थी उनको बारे में बताइए। अगर ये 5 नंबर में प्रश्न पूछता है बोर्ड के एग्जाम में या आपके मिड टर्म में, जब भी कोई एग्जाम में पूछे 5 मार्क्स के, तो इसमें मिनिमम 5 पॉइंट जरूर लिखिए। विलियम्स प्रथम प्रसा का राजा बना। दूसरा जो मुख्य विशेषता था वो एकीकरण की प्रक्रिया प्रसा के नेतृत्व में हुआ। तीसरा जो मुख्य विशेषताएं थी, प्रसा के प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई। 7 वर्ष के दौरान, अगला जो पॉइंट है, 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और 1866 टू 1871 के बीच एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। और लास्ट पॉइंट है, प्रसा के बड़े जो भूस्वामी थे जिनको जुंकर्स कहते थे, ये भी प्रश्न पूछ देता है कभी, जुंकर्स कौन थे? तो जो बड़े बड़े भूस्वामी थे उनको जुंकर्स कहा जाता है और ये मजदूरों को भर्ती करते थे सेना में। प्रसा के बड़े जो भूस्वामी थे जुंकर्स थे, उन्होंने भी समर्थन किया एकीकरण के लिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया? इसमें आपको सिंपल सी बात है कि जो पहला जो बॉक्स बना है उस बॉक्स में 1848 से लेकर लास्ट तक की जो पॉइंट है उसको नोट डाउन कर लीजिए। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। यद्यपि मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राज्य बनाने का प्रयास किया, मगर इसे राजशाही और फौज की ताकत द्वारा मिलकर दबा दिया गया। इसके पश्चात प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया और प्रसा अंत में
क्या करता है, जर्मनी को एकीकृत करा देता है। थैंक्स टू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, और आप लोगों का प्यार ऐसा ही बना रहे जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है, और मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहूँगा जिससे आपके जो भी पॉइंट्स हैं उसको क्लियर करता जाऊँ मैं। धन्यवाद।